हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। मैं हूं संत प्रकाश और सत्यजीत सर द्वारा संस्कार टेक्निकल में टेस्ट में पूछे गए फिज़िक्स के क्वेश्चंस का मैं यहां आपको आंसर बताने वाला हूं। और आज का जो क्वेश्चन है फिज़िक्स का, वो आपको कुछ क्वेश्चंस इजी और कुछ क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लगे होंगे। जो क्वेश्चंस हैं मैं वो कुछ इस तरह से चूज़ करके डालता हूं कि या तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है, या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिल सकता है, या फिर एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं बहुत सावधानी से क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं। और कुछ क्वेश्चंस देखिए ऐसे होते हैं जो आज जब आपने पहली बार उसको देखा तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आपको उसका आंसर पता चल जाता है उसके बाद वो आपको वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस लगने लगता है। बस आपको एक बार उसका आंसर जानने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब आप किसी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत होती है। तो चलिए विद दिस नोट मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिजिक्स का पहला और आपके क्विज का छठा क्वेश्चन, कि फ्यूज़ के तार में होना चाहिए, फ्यूज़ का तार कैसा होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, या फिर उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। फ्यूज़ का काम क्या होता है कि अगर ओवरलोडिंग हो जाए, परिपथ में धारा का मान बहुत बढ़ जाए, तो फ्यूज़ जो है वो गल करके सर्किट को काट देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि फ्यूज़ जो है जल्दी गल जाए, तो उसके लिए उसका गलनांक अपेक्षाकृत निम्न होना चाहिए ताकि वो जल्दी गल जाए और जल्दी से सर्किट को तोड़ दे। अगर उच्च गलनांक रहेगा तो धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर भी फ्यूज़ गलेगा नहीं। तो अगर मेरा टीवी एसी सब कुछ उड़ ही गया तो फिर उसके बाद गल कर फ्यूज़ क्या करेगा? तो जल्दी से जल्दी गल जाए, इसलिए गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। देखिए, फ्यूज़ को किसी उपकरण के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ऊष्मा के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? एग्जैक्टली I²R, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में जो उपकरण के लिए I मिल रहा है आपको, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग फ्यूज़ को हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं? फ्यूज़ में R, आई तो जो है वो है ही, उपकरण से जो आई निकल रही है हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ फ्यूज़ का प्रतिरोध चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी तो फ्यूज़ जल्दी गलेगा, जितना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी फ्यूज़ उतना ही जल्दी गलेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो और आर उसके लिए क्या करना होगा? ज़्यादा रखना होगा। I²R होता है ऊष्मीय शक्ति। आर जितना ज़्यादा रखेंगे ऊष्मा उतना ज़्यादा उत्पन्न होगी और फ्यूज़ उतना ही जल्दी खत्म होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि एक फ्यूज़ में उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होने की ज़रूरत होती है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मैं भी लिख के रखा हूं। ये क्वेश्चन कुछ लोगों के दिमाग को जरूर ट्रिक कर गया होगा क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। एक नियत विभवांतर पर, एक कांस्टेंट वोल्टेज पर शक्ति और प्रतिरोध यानी पावर और रेजिस्टेंस के बीच कौन सा ग्राफ सही होगा? तो देखिए, उसके लिए आपको ग्राफ बताने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच संबंध कैसा होता है। जैसा संबंध होगा, जैसा फॉर्मूला होगा, जैसा व्यंजक होगा, वैसा ही ग्राफ होगा। राइट, यहां पर विभवांतर अगर कांस्टेंट हो तो प्रतिरोध और पावर में कैसा संबंध होता है? देखिए, पावर शक्ति इज इक्वल टू होता है V²/R। जहां पर V कांस्टेंट है तो V² भी कांस्टेंट हो गया। V² कांस्टेंट हो गया तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि पावर शक्ति और प्रतिरोध में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। राइट, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X, क्लियर, ऐसा संबंध होता है तो ग्राफ जो है वो इस तरह का बनता है। क्या है कि X को बढ़ाते जाइए Y कम होते जाएगा और X को कम करते जाइए Y बढ़ते जाएगा। X को एकदम 0 कर दीजिए तो Y अनंत हो जाएगा, X को अनंत कर दीजिए तो Y 0 हो जाएगा। यही यहाँ का ग्राफ बता रहा है। देखिए, X जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, X किधर बढ़ रहा है? दाहिनी तरफ। जैसे जैसे हम लोग दाहिनी तरफ जा रहे हैं, ग्राफ जो है वो नीचे आते जा रहा है। और जैसे जैसे x को कम करते जा रहे हैं यानी बाईं तरफ आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ग्राफ जो है बढ़ते जा रहा है। और जब x एकदम छोटा हो गया है तो ग्राफ चला गया है एकदम ऊपर, यानी x कम तो y बहुत ज़्यादा और x ज़्यादा तो y बहुत कम। यही ग्राफ होता है y इज इक्वल टू k/x कहिए, चाहे y समानुपाती 1/x या फिर y व्युत्क्रमानुपाती x बोलिए, यही ग्राफ होता है। तो इसका मतलब कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस का
व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ बनेगा। यही अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि एक नियत धारा रहने पर, अगर धारा कांस्टेंट हो, करंट कांस्टेंट हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको पता ही है, बहुत लोगों को आंसर पता चल गया होगा कि अगर करंट कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P=I²R। कांस्टेंट करंट के लिए याद रखिएगा कि कांस्टेंट करंट के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, और यहां पर जो पावर है, शक्ति है, वो रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये तो सबको पता होता है, पता होना चाहिए कि अगर दो भौतिक राशियां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, यानी कि y=kx, कुछ इस तरह का संबंध हो, तो y और x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का लीनियर बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कांस्टेंट करंट दिया हुआ रहता, नियत धारा दी हुई होती, तो उसका आंसर ए हो जाता। क्लियर है? तो ये है आपके क्विज का 8वां और फिजिक्स का तीसरा क्वेश्चन। इसको मैं बोल दूंगा मुश्किल दिखने वाला आसान क्वेश्चन। बस इसमें क्या है, आपको बस इसका डायग्राम बना लेना है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने पिछले सेशन में थोड़ा आपको आंतरिक प्रतिरोध और ईएमएफ और करंट के बीच रिलेशन बताया था, वो आपको याद होना चाहिए। और डायग्राम कुछ इस तरह का बन जाएगा कि एक सेल है, इसका ईएमएफ है 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम। इस तरह के कितने सेल्स हैं? इस तरह के 10 सेल्स हैं, और 10 को हमने समानांतर में जोड़ दिया है कुछ इस तरह से, और फिर समानांतर में जोड़ने के बाद हमने इसे इस कॉम्बिनेशन को 1 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया है। आपको उत्पन्न धारा का मान बताना है। देखिए, आपको तो पता ही है कि समानांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, टोटल वोल्टेज वही होता है जो हर एक भुजा का हो, हर एक ब्रांच का हो। तो यहाँ पर देखिए, सब में हमने 10-10 वोल्ट की बैटरी डाली हुई है, राइट। तो इसका टोटल ईएमएफ, ये जो हमारा बैटरी बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया सेल्स का, उसका टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो समानांतर क्रम में वही होता है जो हर एक ब्रांच का होता है। हर एक ब्रांच का 10 है, तो टोटल भी कितना हो जाएगा? ईएमएफ 10 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। आंतरिक प्रतिरोध का क्या होगा? देखिए, आंतरिक प्रतिरोध ये सारे पैरेलल में है, तो आपको पता है कि पैरेलल प्रतिरोध के साथ क्या करना होता है। अगर 1-1 ओम के 10 प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हों, समानांतर क्रम में जुड़े हों, तो नेट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/10। हर एक प्रतिरोध 1 ओम का है और टोटल प्रतिरोधों की संख्या 10 है, इसलिए 1/10 यानी कि 0.1 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध हो गया सेल्स का, पूरी बैटरी का। अब इसको 1 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिए, क्या होगा? धारा बहेगी, और धारा का मान ही पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? बिल्कुल, E/R प्लस स्मॉल r, जहां ये यहां पर नेट ईएमएफ हो जाएगा, यहां पर ये बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा, और स्मॉल r हो जाएगा समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध, यानी आंतरिक प्रतिरोध जितने भी हैं सबका समतुल्य मान पुट कर दीजिए। E कितना है? टोटल 10 है, और R कितना है? बाहर वाला 1 ओम है, और स्मॉल r यानी कि आंतरिक प्रतिरोधों का जो समतुल्य मान है वो आया कितना? 1/10, 0.1 आया था, मैंने आपको बताया था। तो कितना हो जाएगा? 10/1.1। आई एम रियली सॉरी, जो ईएमएफ है वो 11 वोल्ट है, ईएमएफ 11 वोल्ट है। 10 सेल है, 10 जोड़िए, 20 जोड़िए, 50 जोड़िए, लेकिन समानांतर क्रम में जोड़िएगा तो ईएमएफ उतना ही होगा जितना एक सेल का है, जो कि यहाँ पे 11 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 11/1.1 कितना होगा? पॉइंट हटाइए, 0 डालिए, आ जाएगा 10 एम्पियर, जो कि है ऑप्शन ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन किया तो इतना टाइम लगा, आप ऑरली सॉल्व करेंगे तो 20 सेकंड में हो जाएगा। क्लियर? ये जो क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपसे बन गया तो बधाई हो, और नहीं बना तो आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपके अपने दिमाग से लोड हटाने की ज़रूरत और कंसंट्रेट होकर पढ़ने की ज़रूरत। देखिए, 2000 वाट के एसी, 200 वाट के पंखे और 100 वाट के आयरन के प्रतिरोध का बढ़ता क्रम क्या होगा? प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में सजाना है, और पिछले सेशन में मैंने बहुत कैटेगरिकली बता दिया था कि अगर समानांतर क्रम हो, क्योंकि घर में तो सारे उपकरण समानांतर क्रम में ही रहते हैं, तो क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट रहता है सबके लिए, और वहाँ पे जो पावर है, उपकरण की शक्ति है, वो प्रतिरोध का
व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतनी कम शक्ति, जितनी कम शक्ति उतना ज़्यादा प्रतिरोध। तो किसकी शक्ति यहाँ पर सबसे कम है? पंखे की शक्ति सबसे कम है, तो पंखे का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है, और एसी की शक्ति सबसे ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो प्रतिरोध में सबसे कम एसी, और उसके बाद आयरन, और सबसे ज़्यादा प्रतिरोध जी हाँ पंखे का। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और ये था आज का बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन। ये मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सभी आपको याद रखनी है, याद दिलाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो यहाँ से आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 3 प्रॉपर्टीज़ जानने को मिलेंगी। विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की 3 प्रॉपर्टीज़, गुण जानने को मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला तो क्वेश्चन में ट्रिक यही है कि अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा, हड़बड़ कीजिएगा, तो यहाँ पर आप यही रियलाइज़ नहीं करेंगे कि पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि ये काल्पनिक सतत बंद वक्र होती हैं, यानी कि ये इमेजिनरी कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होती हैं। दूसरा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तीसरा, ये किसी कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब कि कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। तो बी तो सबको पता है कि सत्य है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सी में मैं आपको बता दूं कि किसी चालक के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होती है। अरे भाई, जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0, इसलिए चालक के अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। अगर आप में से कोई पूछे कि क्यों विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप अंदर कोई चार्ज डालिएगा तो बाकी सारे चार्ज इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही रहता है। ये क्वालिटी होती है। क्लियर? और ऐसा तब होता है जब करंट फ्लो नहीं कर रही हो। जब आप वोल्टेज से उसको जोड़ देते हैं, जब आप वोल्टेज लगा देते हैं उसमें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब करंट फ्लो नहीं कर रही हो तब चालक के अंदर का क्षेत्र 0 होता है। नाउ आते हैं हम लोग, जो हम लोग का आंसर है ए, उस पर कि इसमें भाई गलती क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, सच में नहीं होती हैं। विद्युत क्षेत्र सच में होता है, लेकिन ये जो इस तरह से रेखाएं निकल रही होती हैं वो कल्पनाएं हैं। ठीक है, सचमुच की नहीं होती हैं। सतत कंटिन्यूअस होती हैं, बीच बीच में ब्रेकेज नहीं होता है, कंटिन्यूअस होती हैं। लेकिन क्या बंद होती हैं? बंद मतलब, क्लोज्ड मतलब जहां से शुरू वहीं खत्म, ऐसे कर्व को क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्लोज्ड कर्व, बंद वक्र नहीं होती हैं। ये धनावेश से निकल के ऋणावेश में जाती हैं, तो क्लोज हुई नहीं, एक जगह से निकली और ऋणावेश में गई, धनावेश से निकल के ऋणावेश में गई, क्लोज तो नहीं हुई। शुरू कहीं और हो रही हैं, खत्म कहीं और हो रही हैं, तो ये क्लोज्ड कर्व नहीं होती हैं। याद रखिएगा, आपको 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर पता चल गई। साथ में यह भी पता चला कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है जब तक कि उसमें करंट फ्लो ना करे। तो ये आज के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ऑप्शंस नहीं दूंगा। देखिए, 1 ओम के एक तार को, 1 ओम के एक तार को चालक को गोल मोड़कर एक रिंग बना दिया जाता है। 1 ओम के एक चालक को मोड़ करके एक रिंग बना दिया जाता है, तो व्यास के अनुदिश, डायमीटर के अक्रॉस उस रिंग का प्रतिरोध क्या होगा? ये है आज का क्वेश्चन। और पिछले क्वेश्चंस का मैं आंसर दिए देता हूं। जो मैंने पूछा था कौन सा प्रतिरोध सबसे ज़्यादा ऊष्मा देगा, तो उसका आंसर बहुत लोगों ने 20 ओम किया है, लगभग सभी ने 20 ओम ही दिया है। उसका 100 ओम आंसर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, श्रेणी क्रम में जो ऊष्मा है, ऊष्मीय शक्ति है, वो प्रतिरोध की समानुपाती होती है, I²R। तो ज़्यादा प्रतिरोध मतलब ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा ऊष्मा। तो 100 ओम सबसे ज़्यादा प्रतिरोध हुआ, उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा होगी। और जो चार्जर वाला क्वेश्चन था उसमें कुछ नहीं है, वॉटेज यानी कि उसकी शक्ति इज इक्वल टू होता है VI। तो जो चार्जर है वो 5 वोल्ट पर 1 एम्पियर का आउटपुट देता है, यानी कि उसका वॉटेज हो गया 5 वॉट। तो वो जो चार्जर मैंने आपको दिखाया था वो 5 वाट का आउटपुट देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।